मेरा विषय अंग्रेजी शासन काल में व्यवहार शास्त्र का विकास। भारत में अंग्रेजों के शासन काल को हम मुख्य रूप से तीन भागों में विशेष रूप से ये व्यवहार शास्त्र के विकास की दृष्टि से देखें तो तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का वह आरंभिक काल जब कंपनी स्वतंत्र रूप से कुछ भारत के भागों में शासन करने लगी थी। दूसरा भाग वह जब कंपनी के इन राजनीतिक क्रियाकलापों को अनुशासित करने के लिए इंग्लैंड की सरकार ने अनेक आदेश पारित किए, लेकिन वो केवल कंपनी के क्रियाकलापों को अनुशासित करने के लिए थे, शासन कंपनी का ही चलता रहा। तीसरा भाग वह है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद का समय, जब इंग्लैंड की सरकार ने भारत का प्रशासन प्रत्यक्षतः अपने हाथ में ले लिया और कंपनी को प्रशासन के सब कार्यों से मुक्त कर दिया। इनमें से जो दूसरा काल है वो भारत में धर्मशास्त्र के पुनरुत्थान और उसके आधार पर एक सुव्यवस्थित न्याय प्रणाली चलाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी काल में लगभग 1773 1773 से लेकर 1862 1862 तक प्रायः 90 वर्ष की अवधि में भारतीय धर्मशास्त्र का वर्चस्व किंचित स्थापित हुआ। धर्मशास्त्र और भारतीय व्यवहार शास्त्र की एक महती विडंबना ये है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कई बार कर चुके हैं इन तक के व्याख्यानों में, कि हमारे पास ग्रंथों की तो एक सुदीर्घ परंपरा है, किंतु व्यवहार में न्याय व्यवस्था कैसे चलती थी इसके ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन तथा सीधी अंग्रेजी सरकार के शासन के रिकॉर्ड हमें मिल जाते हैं, परंतु उससे पहले के प्राचीन और मध्यकाल के लेख्य अभी कहीं काल की गोद में छिपे हुए हैं। उन्हें अभी ढूंढना है। मैंने चर्चा की थी, अभिलेखों को शायद ढूंढेंगे। मैं तो मानता हूं कि टीका भाष्य निबंधों में असली मुकदमों की ही व्यवस्थाएं लिपिबद्ध ग्रंथबद्ध कर दी गई थी, अन्यथा इतना विवाद, इतना पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहण, इतना ग्रंथों का साक्ष्य जुटाकर उनके अर्थ का अनुसंधान निष्प्रयोजन नहीं हो सकता, केवल बुद्धि का विलास नहीं हो सकता। भवतु कम से कम कंपनी के समय से शास्त्र की पंक्तियों की व्याख्या तथा वास्तविक मुकदमों में उनके प्रयोग से एक अल्पकाल खंड में ही सही भारतीय व्यवहार शास्त्र का जीवंत रूप दिखाई तो देता है। भारत में या वस्तुतः कहें तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें पनपने का कारण यह था कि उस समय भारत में शासन व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी। मुगल शासन के पतन के बाद वहां स्थानीय नवाब एक दूसरे से लड़ रहे थे। सब तरफ आर्थिक, प्रशासनिक और न्याय तंत्र जर्जर हो गया था। इसी स्थिति का लाभ उठाकर कंपनी ने अपना वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ाया और पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा के बहुत बड़े भूभाग को अपने अधीन कर लिया। 1726 में इंग्लैंड की सरकार ने कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में मेयर की अदालतें स्थापित की। पहली बार ऐसा हुआ कि सीधे इंग्लैंड की सरकार के अधीन कानून व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया। इंग्लैंड के राजा की ओर से प्रसारित आदेश में यह बात आई कि यह न्यायालय न्याय और समानता के अनुसार न्याय करेंगे, किंतु अंग्रेज अधिकारियों ने उसका व्यवहार में अर्थ किया कि वे अंग्रेजी कानून के अनुसार भारत में न्याय करेंगे। इससे स्थानीय नागरिकों में रोष फैलने के भी समाचार हैं। 1753 में फिर एक नया आदेश इंग्लैंड के राजा की ओर से जारी हुआ, जिसमें मेयरों की अदालतों को कुछ सुव्यवस्थित तो किया गया, लेकिन अधिकांशतः उन्हें विदेशी नागरिकों के वाद विवाद सुलझाने में लगाया गया, जो कि क्राउन के, इंग्लैंड के राजा के प्रत्यक्ष नागरिक थे। भारतीयों के विवादों के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यवस्थाएं चलती रहीं। बंगाल में जमींदार पहले की भांति जैसे तैसे न्याय करते रहे। 1765 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान करके उसे बंगाल का शासक बना दिया। 1773 में प्लासी के युद्ध में कंपनी की जीत के बाद यहां विधिवत शासन व्यवस्था लागू करने का विचार हुआ
और इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया, जिसके तहत भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई और सारी शासन व्यवस्था को ठीक ठाक करने का प्रयास हुआ। इसी समय कंपनी के अधिकारियों ने यह अनुभव किया कि मुगल प्रशासन के मूलोच्छेद के बाद पूरे क्षेत्र में ही लोगों के परस्पर विवाद सुलझाने की कोई व्यवस्था बची नहीं है। अतः कंपनी सरकार के अधीन दीवानी और फौजदारी, अंग्रेजी स्टाइल में दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया गया। परंतु इस निर्णय ने एक नया विवाद खड़ा किया कि बंगाल यानी कि कंपनी के लिए भारत में इंग्लैंड का कानून जस का तस लागू हो, या कुछ मिश्रित व्यवस्था की जाए, या भारत का स्थानीय कानून लागू हो। इस विषय पर इंग्लैंड में बहुत बहस चली। भारत यानी कि इंग्लैंड, बंगाल में, उस समय बंगाल ही भारत था, भारत या बंगाल में इंग्लैंड का कानून लागू करने के पक्षधरों का तर्क यह था कि भारत में कानून, विधि, प्रक्रिया नाम की कोई वस्तु है ही नहीं और यहाँ के स्थानीय नवाब राजे मनमाने ढंग से न्याय करते हैं। इसके विपरीत पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी के डायरेक्टरों और इंग्लैंड की संसद के सदस्यों की बहुत अनुनय विनय की और उस समय के इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा और इंग्लैंड में फैले इस प्रवाद का खंडन किया कि भारत में कानून नाम का कुछ है नहीं, यहाँ केवल स्वेच्छाचारिता है या यहाँ कोई निर्णय बुद्धिपूर्वक लिया ही नहीं जा सकता। इसके विपरीत उन्होंने लिखा कि हिंदुओं के पास, उस समय यह शब्द प्रचलित कर दिया था अंग्रेजों ने, हिंदू मुस्लिम, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून और हिंदुओं के लिए हिंदू कानून रहे, ये विचार उनके मन में था, निजी क्षेत्र में, कम से कम पर्सनल लॉ के क्षेत्र में, इसलिए हिंदू शब्द का वो खुलकर प्रयोग कर रहे हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा कि हिंदुओं के पास प्राचीन काल से नियम, कायदे, कानून हैं जो ब्राह्मणों को ज्ञात हैं। हेस्टिंग्स ने ब्राह्मणों के लिए प्रोफेसर्स ऑफ लॉ शब्द का प्रयोग किया है। ये विधि के ज्ञाता ब्राह्मण सारे भारत में हैं और भारत की जनता इन्हें बहुत मान सम्मान देती है। अतः भारत में जो कानून था उसी का अंग्रेज न्यायाधीशों को प्रयोग करना चाहिए। विशेष रूप से संपत्ति के मामलों में, संपत्ति के बंटवारे के मामले में, विवाह और जाति के मामले में तथा कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप आदि के मामले में। एक बात छोटी सी स्मरणीय यहाँ पर यह है कि जब अंग्रेज या कंपनी भारत में आई उस समय भारतीय, जिस क्षेत्र में उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया वहां पर मुस्लिम शासकों का ही राज्य चल रहा था। इसलिए अंग्रेजों ने मुस्लिम कानून, शरिया का कानून, शियाओं का कानून, सुन्नियों का कानून, ये तो अच्छी तरह समझ लिया, पर्शियन भाषा भी पढ़ ली और पर्शियन के माध्यम से उस समय की कानून व्यवस्था को भी समझ लिया। उनके मन में हिंदुओं पर कौन सा कानून लागू किया जाए इसको लेकर विशेष संदेह था, इसलिए हिंदुओं के पास कोई कानून है या नहीं इस पर बहस चल रही थी। तो जब ये हुआ कि भारत में मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाए और हिंदुओं के लिए हिंदू कानून लागू किया जाए, ये निर्णय हुआ। उस समय सबसे पहले पहल अंग्रेज न्यायाधीशों की सहायता के लिए स्थानीय संस्कृत पंडितों को न्यायालयों में नियुक्त कर दिया गया। किंतु एक बड़ी समस्या थी कि जब उनसे किसी प्रवर्तमान विधि निषेधों के विषय में पूछा जाता था, किसी मुकदमे में कौन सा नियम लागू किया जाए, यह प्रश्न, सटीक प्रश्न पूछा जाता था, तो वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते थे। इसमें उनका कोई दोष था भी नहीं, क्योंकि उस क्षेत्र में वो जो प्राचीन तथाकथित हिंदू व्यवस्था थी वो पूरी तरह अस्त व्यस्त और विखंडित हो चुकी थी। अतः सभी जिलों में, दीवानी अदालतों में और कलकत्ता की सदर अदालत में प्रयोग के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने 11 संस्कृत पंडितों से विवादार्णव सेतु नामक एक ग्रंथ तैयार करवाया। इन पंडितों की उपाधियों से इनके शास्त्र ज्ञान का अनुमान होता है। इनमें न्यायालंकार, विद्यालंकार, विद्यावागीश, न्याय सिद्धांत जैसे विशिष्ट उपाधियों से विभूषित विद्वान थे। सुनने में ये अधिकांश न्याय के पंडित लगते हैं और इनमें से अनेक पंडित बंगाल में नदिया के राजा कृष्णचंद्र की सभा के पंडित थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने उन पंडितों को स्वयं वो विषय दिए और उनसे उन विषयों पर धर्मशास्त्रीय सामग्री संकलन करने को कहा। उस सूची में विषय थे इनहेरिटेंस, सिविल प्रोसीजर, डिपॉजिट्स, सेल ऑफ
strangers' property, partnership, gift, slavery, master and servant relationship, rent and hire, sale, boundaries, share in cultivation of land, and fine for damaging crops, defamation, assault, violence, adultery, duties of women. इस सूची को देखकर ऐसा लगता है इनमें से बहुत सारे विषय तो धर्मशास्त्रों के व्यवहार पदों से ही ले लिए गए थे। इनहेरिटेंस दाय भाग हो गया, बाउंड्री सीमा विवाद हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्वामी सेवक विवाद हो गए, पार्टनरशिप संभूय समुत्थान हो गए। ये वो विषय थे जिन पर उस समय अधिक मुकदमे अंग्रेजों की अदालतों में आने लगे थे। इस ग्रंथ की रचना में लगभग 2 वर्ष लगे। इसमें अंग्रेजी पद्धति से सिविल और क्रिमिनल विधि में भेद करके दीवानी के दाय भाग, साक्ष्य, वेतन, क्रय विक्रय आदि नियम संकलित कर दिए गए। लेखकों ने मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मिताक्षरा, कृत्य कल्पतरु, विवाद रत्नाकर आदि अनेक निबंधों से, टीकाओं से, स्मृतियों से नियम लेकर यह संग्रह तैयार किया। इनमें से कुछ स्थानीय निबंधों से भी उन्होंने सामग्री ली, जैसे एक नाम मिल रहा है दायाधिकारी क्रम संग्रह। तो इस प्रकार से विवादार्णव सेतु संस्कृत निबंधों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण निबंध बन गया। लेकिन जितने अंग्रेज अधिकारी न्याय कर रहे थे विभिन्न न्यायालयों में, चाहे वो जिला न्यायालयों में हो या सदर अदालत में हो, वो सब संस्कृत के ग्रंथ का प्रयोग करने में अक्षम थे। पंडितों की सहायता करने पर भी, मिलने पर भी वो संस्कृत नहीं समझ पाते थे। अतः विवादार्णव सेतु का पहले बंगला में अनुवाद हुआ, फिर फारसी में अनुवाद किया गया। फारसी का प्रयोग पहले ही कंपनी की अदालतों में, दीवानी अदालतों में पहले से किया जा रहा था, इसलिए दीवानी अदालतों में जब विवादार्णव सेतु फारसी में अनुदित हो गया तो वो प्रयोग में आने लगा। लेकिन फिर भी अंग्रेज न्यायाधीशों की सहायता के लिए भी, और विशेष रूप से इंग्लैंड में ये बात पहुंचाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक बड़ा अद्भुत न्याय का ग्रंथ तैयार करवाया है, व्यवहार शास्त्र का ग्रंथ तैयार करवाया है, उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। उसका अंग्रेजी अनुवाद कंपनी के ही एक मुलाजिम कर्मचारी नथानियल ब्रेसी हॉलहेड ने 1776 में कर दिया। उस अनुवाद का नाम रखा अ कोड ऑफ जेंटू लॉज और ऑर्डिनेशंस ऑफ द पंडित्स। सब स्तरों पर, यानी जिला स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी और कलकत्ता के स्तर पर भी, वो सुप्रीम स्तर था उस समय, न्यायालय में अधिकारी संस्कृत पंडितों के सहायता से व्यवस्थाओं के आधार पर निर्णय करते रहे। सब न्यायालयों में विशेषतः धर्मशास्त्र के पंडितों की नियुक्ति की जाती थी। फिर भी अंग्रेज अधिकारी हॉलहेड कृत अंग्रेजी अनुवाद का प्रयोग अधिक करते थे। उन अधिकारियों को पंडितों की प्रत्येक मामले में पृथक व्याख्या या पृथक व्यवस्था करने की पद्धति उचित नहीं लगती थी, क्योंकि वे मूलतः इंग्लैंड की एक सुव्यवस्थित प्रेसिडेंट आधारित न्याय प्रणाली के अभ्यस्त थे। प्रेसिडेंट आधारित न्याय प्रणाली से हमारा अभिप्राय है कि यदि किसी मामले में कोई एक न्याय का निर्धारण हो जाता है, विधि का निर्धारण हो जाता है, तो फिर बाद के मुकदमों में बाद के न्यायाधीश उसी फैसले का, उसी निर्णय का, उसी व्याख्या का अनुसरण करेंगे। लेकिन यहाँ के पंडित हर बार कुछ नई बात कह देते थे, हर बार कुछ नई व्यवस्था देते थे। इसलिए ये बात बार बार आएगी, आगे भी बार बार आएगी कि कैसे इस बात से अंग्रेज न्यायाधीश बड़े उतावले हो जाते थे। इधर हॉलहेड के अनुवाद से एक और समस्या खड़ी हुई, वो ये कि सब अंग्रेज न्यायाधीश अब हॉलहेड के अनुवाद का प्रयोग ज्यादा करने लगे और मूल जो विवादार्णव सेतु बना था उसकी उपयोगिता कम हो गई। इसी बीच सर विलियम जोन्स कलकत्ता में हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनकर आए। पंडितों से परामर्श करने की व्यवस्था के दोषों का उल्लेख उन्होंने किया है कि न्यायाधीश जो पंडितों से परामर्श करके न्याय करते थे उस प्रक्रिया में बड़े कमियां हैं। क्या वो लिखते हैं कि मैं अब और इन पंडितों के भरोसे नहीं रह सकता, क्योंकि ये स्वेच्छा से कानून की व्यवस्थाएं निकाल लाते हैं और यदि कहीं कुछ नहीं मिलता तो स्वयं गढ़ लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एक व्याख्यान में
सर विलियम जोन्स ने एक नए प्रामाणिक निबंध रचने की महत्ता को प्रकाशित किया। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू कानूनों का लिखित और सटीक अंग्रेजी में अनुवाद उपलब्ध होगा तो पंडित अधिकारियों को धोखा नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने विवादार्णव सेतु को छोड़कर फिर से एक नया प्रामाणिक ग्रंथ लिखवाने का संकल्प किया। एक नए प्रबंध की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने अब उसके बाद के आने वाले गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को लिखा है कि विवादार्णव सेतु एक उत्तम ग्रंथ है, किंतु उसमें अनेक विषयों में बिखराव है। यह रोचक तो है किंतु उपयोगी नहीं। इसमें दाय विभाग का प्रकरण बहुत विस्तृत है और सटीक है, किंतु संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट, जो कि न्याय व्यवस्था की एक बड़ी महत्वपूर्ण शाखा है, उस पर चर्चा बहुत संक्षिप्त और सतही है। पुनः हॉलहेड के अनुवाद के दोषों के विषय में जोन्स ने कहा कि मूल में तो जो भी गुण दोष हों, इसका अनुवाद बिल्कुल भी प्रामाणिक नहीं। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने यह प्रस्ताव स्वीकार करके स्वयं विलियम जोन्स को ही हिंदू विधि के पुनः प्रलेखन का दायित्व सौंप दिया। जोन्स ने कंपनी के अत्यंत निष्ठावान और एक अत्यंत स्थानीय समृद्ध जमींदार राजा नबोकृष्ण की सहायता से 2 पंडितों का चयन करके उन्हें इस कार्य में नियुक्त किया। बाद में जगन्नाथ तर्क पंचानन भी इस काम में जुट गए और उन सबकी सहायता के लिए अनेक सहायक नियुक्त किए गए, किंतु जो ग्रंथ उन्होंने बनाया विवाद भंगार्णव, वह जगन्नाथ तर्क पंचानन के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। इन्हीं में से एक पंडित थे पंडित सरवोरु। उन्होंने बिहार की पृथक व्यवस्थाओं के विषय में विवाद सारार्णव ग्रंथ भी लिखा है। सर विलियम जोन्स ने इस दूसरे ग्रंथ के निर्माण के लिए अपने सिद्धांत स्वयं बनाए। उन्होंने ये पूरी योजना बनाई और कहा कि मैं पंडितों को पूरी योजना दूंगा जिसमें अध्याय, खंड, प्रखंड आदि का विभाजन पहले से निश्चित होगा। पंडित उसमें मूल ग्रंथों से सामग्री संकलित करके निर्धारित शीर्षकों के अंतर्गत व्यवस्थित करेंगे, और जब यह ग्रंथ तैयार हो जाएगा तो मैं एक पन्ने पर संस्कृत का पाठ रखूंगा और सामने के पन्ने पर अंग्रेजी अनुवाद रखूंगा ताकि प्रयोग करने वालों को आसानी रहे। इस ग्रंथ को तैयार करने में काफी समय लगा। इस विवाद भंगार्णव के संकलन में लगभग 4 वर्ष लगे, 1788 से 1792 तक, और इसका अनुपालन फिर न्यायालयों में होने लगा। संयोगवश अंग्रेजी अनुवाद पूरा होने से पूर्व ही विलियम जोन्स की मृत्यु हो गई और यह कार्य हेनरी थॉमस कोलब्रुक की अध्यक्षता में 1797 में पूरा हुआ। इसका अंग्रेजी में नाम दिया गया डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सक्सेशन विद अ कमेंट्री। मुख्य रूप से उसका जो ध्यान था वो सक्सेशन, दाय भाग, इनहेरिटेंस, और कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रय विक्रय, स्वामी पाल, कर्मचारी इत्यादि, कर्मचारी और उसके नियोक्ता, इन सब के विवादों इत्यादि पर ध्यान रहा। इस ग्रंथ के प्रकाशन के साथ ही बंगाल में हिंदू विधि के विकास में एक नया युग आरंभ हुआ। अंग्रेज अधिकारियों को इंग्लैंड जैसा एक लिखित ग्रंथ मिल गया जिसे उन्होंने लागू करना आरंभ कर दिया। इससे उल्टा हानि यह हुई कि संस्कृत पंडितों की उपयोगिता नहीं रही और न्यायाधीशों के विवेक पर आधारित व्याख्याओं के आधार पर वैसे ही कानून व्यवस्था चलने लगी जैसा कि इंग्लैंड में न्यायाधीशों के विवेक पर आधारित व्याख्याओं के आधार पर कानून व्यवस्था चलती थी। वस्तुतः न्यायाधीश ही प्राचीन ग्रंथों पर नवीन व्यवस्थाएं देने लगे। उन्होंने संस्कृत के टीकाकारों और भाष्यकारों की भूमिका ग्रहण कर ली। अपने ग्रंथ कॉलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज के पृष्ठ 75 पर नृविज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी के विशेषज्ञ बर्नार्ड कोन ने इस ग्रंथ के आधार पर 40 वर्ष तक मुकदमों के फैसले किए जाने की प्रक्रिया पर टिप्पणी की है। वे कहते हैं उन्हें यह समझ में नहीं आया, कहते बड़ी विचित्र व्यवस्था थी। अंग्रेज जज शासन द्वारा नियुक्त पंडितों की सहायता से निर्णय करते थे। किसी भी विवाद में बताते थे, पंडित बताते थे कि किस क्षेत्र में कौन सा ग्रंथ मान्य है और वह उसका कोई वाक्य उद्धृत करते थे जिसकी व्याख्या
उनकी सहायता से अंग्रेज न्यायाधीश करते थे। जब मैंने बर्नार्ड कोन की इस आलोचना को पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, मेरी समझ में नहीं आया कि इस प्रक्रिया में क्या दोष है। पहले भी शास्त्र वाक्यों का व्याख्यान न्याय सभाओं में किया जाता था, न्यायालय किया करते थे, क्योंकि जब भी कोई विवाद किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तो ये स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेगा कि इसमें कौन सा नियम लागू होगा। और जब कोई नियम उद्धृत किया जाएगा एक पक्ष की ओर से, वादी की ओर से, तो निश्चित रूप से प्रतिवादी उस नियम का विरोध करेगा और कोई वैकल्पिक नियम बताएगा या कोई दूसरी व्याख्या बनाएगा। तभी पक्ष और विपक्ष बनेंगे, तभी दोनों अपने अपने पक्ष में उस पंक्ति की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, तभी शास्त्र के अर्थ को लेकर चर्चा होगी। मीमांसा के सिद्धांतों, न्याय, प्रमाण और तर्क के आधार पर सभा के अध्यक्ष उस पंक्ति का सही निर्णय करेंगे, उसे विवाद के समाधान के लिए प्रयुक्त करेंगे। तो यह प्रक्रिया तो भारतीय धर्मशास्त्र में पहले से निहित है। इसलिए कौन को जो इसमें विचित्रता प्रतीत हुई, वो इसलिए हुई कि वो स्वयं एक अंग्रेजी और अमेरिकी न्याय पद्धति के अभ्यस्त हैं। वैसे संसद ग्रंथों के आधार पर कानून बनाने के दुराग्रह के लिए विलियम जोन्स को बहुत अन्य अंग्रेजी अधिकारियों के हाथों बहुत अधिक आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके आलोचक प्रायः कहते थे कि सर विलियम जोन्स को भारत के इतिहास के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। वे समझते हैं कि पुरा काल में एशियाई समाज बहुत शुद्ध और पवित्र थे, इसीलिए वो समझते हैं कि स्थानीय भारतीयों के लिए उनके पुराने कानून ही उत्तम रहेंगे। कुछ ने और ही तीक्ष्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा जोन्स तो ये मानते थे कि भारतीय कहीं ना कहीं यूरोप की मूल धारा से जुड़े हुए हैं, उनका मूल समान है। इसी कारण वो समझ रहे थे कि भारत का प्राचीन कानून भी कहीं ना कहीं यूरोप के प्राचीन कानून से मिलता जुलता होगा और उसकी प्रामाणिकता इसी में है कि वो यूरोप के कानून के समान होगा। अभी भी विलियम जोन्स के प्रयास की निंदा करने वाले कई लोग हैं। ये बर्नार्ड कोन का नाम मैंने लिया, उन्होंने भी कहा है कि विलियम जोन्स का हिंदू धर्मशास्त्र के प्रति विचित्र कल्पना प्रधान दृष्टिकोण था। वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत में मनु जैसे लेजिस्लेटर्स अर्थात कानून बनाने वाले थे, और मनु और उनके बाद के लेखकों और टीकाकारों ने ऐसी कानून व्यवस्था तैयार की जो मनुष्य मात्र के लिए उपकारी और प्राणी मात्र के लिए बड़ी सौम्य थी। उस व्यवस्था की भाषा संस्कृत है जो लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न करती है। इसलिए जोन्स हिंदुओं को उनकी वही न्याय व्यवस्था लौटाना चाहते थे जो इस्लामी आक्रमण के बाद समाप्त प्राय हो गई थी। अच्छा, विचित्र बात, ये सब मानने के कारण जोन्स निंदा के पात्र बन जाते हैं। ये कहने के लिए कि मनुस्मृति आदि की जो व्यवस्था है वो मनुष्य मात्र के लिए उपकारी है, प्राणी मात्र के लिए सौम्य है, इसलिए आप उनकी निंदा कर रहे हैं। आप निंदा उनकी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कह दिया संस्कृत भाषा में ये सब व्यवस्था है जो लोगों के मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न करती है। आप जोन्स की निंदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि वो प्राचीन भारतीय न्याय पद्धति को पुनरुज्जीवित करना चाहते थे। जोन्स की आलोचना करने वाले ये भूल जाते हैं कि जोन्स स्वयं एक विधिवेत्ता तो थे, न्यायाधीश थे। भारत आने से पहले भी वो इंग्लैंड में न्यायाधीश थे और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। भारत आकर से पहले अरबी जानते थे, फारसी जानते थे। भारत में आकर संस्कृत विद्या का अध्ययन किया। उन्होंने प्रत्यक्षतः मनुस्मृति आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। अतः यह कहना उचित नहीं कि उन्होंने केवल यूरोप के प्रति आस्था भाव से या यूरोप के प्राचीन कानून से धर्मशास्त्र की कल्पित समानताओं के आधार पर या भारत के प्रति कोई काल्पनिक विचारधारा विचार होने के कारण भारत के भूतकाल के विषय में कोई बहुत ही काल्पनिक, अद्भुत, चमत्कारी, अलौकिक बातें उनके मन में थी, इसलिए उन्होंने धर्मशास्त्र को आधार बनाया। ये सत्य है कि कंपनी ने अपनी शक्ति में अभिवृद्धि के लिए न्याय व्यवस्था का पुनः प्रवर्तन किया। ये भी सत्य है कि कंपनी का इतिहास देखें तो जो भारतीय कानून व्यवस्था को लागू करने और इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था को लागू करने वालों के बीच में विवाद था, उसमें एक तर्क भारत के व्यवस्था के विषय में यह भी दिया गया कि यहाँ के लोगों के ऊपर अगर हमने इंग्लैंड के कानून ला दे तो वो रोष फैलेगा, वो नाराज हो जाएंगे, बगावत हो जाएगी। तो चाहे उन्होंने अपनी
शक्ति में अभिवृद्धि के लिए भारतीय न्याय व्यवस्था का पुनः प्रवर्तन किया, किंतु इससे हेस्टिंग्स और जोन्स की धर्मशास्त्र को आधार बनाने की नीति पूर्णतः दूषित नहीं हो जाती। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से, इंग्लैंड में संसद सदस्यों से, इंग्लैंड में प्रभावी लोगों से बहुत संघर्ष करके भारतीय विधि परंपराओं को पुनरुज्जीवित किया है। अच्छा, अंग्रेजों द्वारा पंडितों के माध्यम से विधि व्यवस्था की जानकारी लेने पर भी अनेक आलोचकों ने उनकी आलोचना की है। उनको ये बात ठीक नहीं लगी कि अगर अंग्रेजों को भारत की विधि जाननी थी तो उन्होंने पंडितों से क्यों पूछा, संस्कृत पंडितों से क्यों पूछा। उनका तर्क यह है कि ये तथाकथित धर्मशास्त्र कभी भी जन सामान्य पर लागू नहीं होते थे, अतः अंग्रेजों ने उन्हें सार्वभौमिक नियम समझने में बड़ी गलती की है। उन्हें जनता के बीच से कानूनों की या तत्कालीन रीति रिवाजों की सूचना ग्रहण करनी चाहिए थी। क्यों उन्होंने प्राचीन धर्मशास्त्रों और संस्कृत के पंडितों से पूछ पूछ कर प्राचीन व्यवस्थाओं को पुनरुज्जीवित किया। इस पर मेरा थोड़ा सा विचार मैंने सोचा। मुझे ये कहने में किंचित भी संकोच नहीं है कि किसी भी समाज में जन सामान्य के पास विचार तो होते हैं, अपना विवेक भी होता है, अपनी सही गलत की दृष्टि भी होती है, लेकिन वह संपूर्ण और सुनियोजित नहीं होती। अतः गहन चिंतन करके सुव्यवस्थापित भाषा में ही शास्त्र का निर्माण किया जा सकता है। सड़क पर चलते आदमी के शब्दों का संकलन करके शास्त्र नहीं बन सकता। हम लोग स्वयं जिस शास्त्र को नहीं जानते उसके विषय में हम टूटी फूटी बात तो कर सकते हैं, किंतु उसके विषय में व्यवस्थित बात केवल उस शास्त्र के विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कुछ लोग आलोचक कह रहे हैं कि शास्त्र में और लोक में, लोक से क्यों नहीं पूछा, शास्त्र पर क्यों गए, तो उस पर मेरा कहना यह है कि भारत की सुदीर्घ शास्त्र परंपरा में लोक और शास्त्र में सतत संवाद चलता रहा है। दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया है। अतः जब विलियम जोन्स को भारतीय चिंतन की आवश्यकता हुई, व्यवस्थित चिंतन की आवश्यकता हुई, तो स्वाभाविकतया उन्होंने धर्मशास्त्र को चुना। फ्रांस के एक बड़े भारी धर्मशास्त्रज्ञ हुए आर रोशे, उन्होंने विलियम जोन्स पर एक और आरोप लगाया जो और भी कई लोग लगाते हैं कि उन्होंने जगन्नाथ पंचानन की सहायता से भारत में प्रवृत्त धर्म की परंपरा पर पश्चिम के मानक थोप दिए। जर्मनी के धर्मशास्त्रविद वर्नर मेंस्की ने कंपनी और फिर अंग्रेज सरकार की हिंदू विधि के प्रति दृष्टि की और ही दृष्टि से घोर आलोचना की है। वैसे मेंस्की स्वयं अपने आप में विश्व भर में स्थानीय न्याय व्यवस्थाओं के प्रबल समर्थक हैं और उपनिवेशवाद के बड़े प्रबल विरोधी हैं। फ्रॉम धर्म टू लॉ एंड बैक पोस्ट मॉडर्न हिंदू लॉ इन अ ग्लोबल वर्ल्ड नाम के अपने लेख में उन्होंने जोन्स की एक पूर्णतः भिन्न आलोचना की और ये उल्टा कहा कि विलियम जोन्स ने भारतीय पंडितों की व्याख्याओं का तिरस्कार किया। अंग्रेजों की कानून की प्रति दृष्टि बड़ी भिन्न थी, धर्मशास्त्र के से बड़ी भिन्न थी। वो एक छत्रवादी औपनिवेशिक दृष्टि थी जिसमें स्थानीय विधि विविधताओं के लिए कोई स्थान नहीं था। वे तो प्रेसिडेंट अर्थात पूर्व निर्धारित निर्णयों तथा विधि के प्रावधानों की न्यायाधीशों द्वारा की गई व्याख्याओं के आधार पर सबके लिए एक कानून में विश्वास रखते थे, यूनिवर्सल लॉ में विश्वास करते थे, जबकि भारतीय परंपरा केस टू केस के आधार पर अर्थात प्रत्येक विवाद की अपनी विलक्षण परिस्थितियों के अनुसार न्याय करने में विश्वास रखती है। अतः विभिन्न स्थानों और विभिन्न वादियों के मध्य सदृश प्रतीत होने वाले दो विवादों में पृथक निर्णय हो सकता है। Ancient Hindu law, from its Vedic beginnings, what was not a Western style legal system with codes and cases that bind through the principle of precedent, respected all times, but respected at all times the situation specificity of justice. यानी justice situation specific होता है, परिस्थिति विशिष्ट होता है। इसलिए अंग्रेजों को इस पूरे धर्मशास्त्रीय पद्धति को अंग्रेजों ने लिया और जिस तरह से प्रयोग किया उसमें उन्हें बेईमानी दिखाई देने लगी।
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जब इस समय धर्मशास्त्र के विषय में बोल रहा हूं तो मैं किसी वाद या संप्रदाय का चश्मा पहनकर नहीं बोल रहा। ना तो मेरी दृष्टि औपनिवेशिक मानसिकता की दासी है और ना ही किसी प्रत्यौपनिवेशिक प्रतिवाद की शिकार है। हर बात में उपनिवेशवाद की गंध सूंघना भी उसी औपनिवेशिक मानसिकता का एक रूप है। मेरी समझ में तो विलियम जोन्स का प्रयास अभिनंदनीय है। विधि में अस्पष्टता और अनिश्चितता न्यायाधीश के पद पर आसीन व्यक्ति के लिए बहुत कष्टदायक होती है और आम जनता के जीवन में भी संशय और अनिश्चय उत्पन्न करके सब व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर देती है। अतः मूल धर्मशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर एक स्पष्ट और सटीक और सुनियोजित व्यवस्था बनाने का प्रयास ठीक था, क्योंकि उसका विकल्प क्या था? अंग्रेजी कानून को लागू करना। उससे पहले भी 1 सहस्त्र वर्षों से भी अधिक से इसी प्रक्रिया से स्थानीय शासक अपने पंडितों से निबंध रचना करवाते रहे थे। प्रशासकों की और विशेषतया किसी बड़े भूभाग पर शासन करने वालों की ये बड़ी विवशता होती है कि उन्हें सब नियम व्यवस्थाएं लिखित और प्रामाणिक रूप में चाहिए होती हैं, ताकि उनके अधीन पूरे क्षेत्र में विवादों का समाधान समान सिद्धांतों के आधार पर हो सके। इसलिए स्मरणीय है, भारत के मध्यकाल के इतिहास में जब जब किसी राजा का शासन स्थिर हुआ तो उसने स्थानीय पंडितों से निबंध ग्रंथ लिखवाए। अन्यथा यह मध्यकाल आक्रमणों और अस्थिरता का समय रहा है। अन्यथा ऐसे शासकों का समय रहा है जिनकी आस्था अन्य वैधानिक परंपराओं के प्रति थी। जो इस समय स्थिर राज्य भी बने, पूरे के पूरे राजवंशों ने कई कई सौ वर्ष तक भी शासन किया, तो उनकी आस्थाएं किसी अन्य कानून व्यवस्था के प्रति थी, धर्मशास्त्र के प्रति नहीं थी। इसलिए उस समय धर्मशास्त्र का क्या स्वरूप रहा, ये थोड़ा अनिश्चय की स्थिति हो जाती है। वैसे ये स्मरणीय है कि अगर हम इतिहास के ग्रंथ देखें, गुलाम वंश के देखें, मुगल सल्तनत के देखें, तो हम ये बार बार इतिहास के ग्रंथों में ये कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा आपको कि मुस्लिम बादशाहों ने भी यही व्यवस्था कर रखी थी कि काजी की अदालत में हिंदू परंपराओं की व्याख्या करने वाले पंडितों की नियुक्ति की जाती थी और काजी हिंदुओं के निजी विवादों का समाधान पंडितों के ही परामर्श से करते थे। अकबर के मंत्री राजा टोडरमल ने वाराणसी के विद्वानों से टोडरानंदम नामक विशाल धर्म निबंध लिखवाया था। टोडरानंदम, इसमें धर्मशास्त्र के आचार, व्यवहार, प्रायश्चित, इन तीनों विषयों का सविस्तर विवेचन है। उसके अतिरिक्त राजधर्म, दान, व्रत, तीर्थ आदि विषय भी हैं। ये सब धर्मशास्त्र के विषय हैं और उसके साथ साथ ज्योतिष, गणित आदि के भारतीय सिद्धांत भी टोडरानंद में लिखे हुए हैं। तो इसलिए जोन्स की आलोचना करते समय वर्नर मेंस्की ये भूल जाते हैं कि भारत में न्याय व्यवस्था बहुस्तरीय रही है। ये मान लिया हमने कि स्थानीय स्तर पर विवादों का समाधान होता था। कई बार तो श्रुति स्मृति से भी अधिक महत्ता सदाचार की, स्थानीय आचार की हो जाती है। कुल, देश, जाति, ग्राम के धर्मों को राज्य की स्वीकृति मिलती रही है, ये सैद्धांतिक रूप से हमारे स्पष्ट है। किंतु मैंने ये बात भी पूरे प्रबल रूप से स्थापित की है कि किसी भी धर्मशास्त्रीय ग्रंथ में इन सामाजिक संरचनाओं को, इन सामाजिक संगठनों को पूर्णतः स्वतंत्र नहीं दिया गया है। ये राज्य के विकल्प कहीं नहीं है, ये पूरी तरह स्वायत्त कहीं नहीं है, 100% ऑटोनॉमी इनकी नहीं है। अपने सीमित दायरे में विवादों का समाधान करने का अधिकार होने पर भी ये हर विषय में न्याय नहीं कर सकते थे और न ही हर प्रक्रिया से कहीं ना कहीं इनको राजा की अनुमति इत्यादि की आवश्यकता होती थी। अतः भारतीय धर्मशास्त्रीय विधि व्यवस्था को राज्य के पर्याय के रूप में स्थापित करना उचित नहीं है। देखिए, जिस देश में न्याय व्यवस्था का 3-4 हजार वर्षों का इतिहास होगा, उसमें अलग अलग सामाजिक संगठनों के बीच में भी ये टेंशन और द्वंद्व होना स्वाभाविक है। कभी राज्य बनाम सामाजिक संगठन, कभी सामाजिक संगठनों में भी परस्पर संघर्ष हो सकता है कि कुल का नियम बड़ा है कि ग्राम का नियम बड़ा है, ग्राम का नियम बड़ा है कि
जाति का नियम बड़ा है, कौन मान्य होगा। तो ये टेंशन्स, ये द्वंद्व अनेक स्तरों पर रहे हैं। शास्त्र की बात चलेगी कि आचार की बात चलेगी। तो हमारे धर्मशास्त्र में ये सारी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। कभी हम शास्त्र को महत्व दे देते हैं, कभी हम आचार को महत्व देते हैं, कभी हम राजा को महत्व देते हैं, कभी हम स्थानीय व्यवस्थाओं को महत्व देते हैं। लेकिन इसका ये कतई इससे निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि धर्मशास्त्र में एक संशय है या कोई अस्पष्टता है। ये बिल्कुल अस्पष्टता नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग नियम होते हैं। कहीं राजा की बात चलेगी, कहीं पर स्थानीय लोगों की बात चलेगी। तो वो कहां पर क्या बात चली, हमारी मुश्किल ये कि हमारे पास बहुत अधिक सामग्री है नहीं धर्मशास्त्र की। वही गिने चुने ग्रंथ हैं जिसमें वो बातें लिखी हुई हैं, और व्याख्याएं नहीं हैं हमारे पास। सबसे बड़ी मुश्किल ये है। टीकाओं में भी पंक्तियों को, अर्थों को स्पष्ट कर दिया, लेकिन मेधातिथि की तरह सोप पत्ती व्याख्यान करने वाले ग्रंथ हमारे पास नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्र का जो थ्योरेटिकल मॉडल है, जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसके विषय में हम भ्रांति में पड़ जाते हैं। उसी के लिए मेरा निवेदन है कि हम स्वयं उसको गढ़ें, और नियमों को देखकर और कालांतर में होते हुए नियमों में परिवर्तनों को देखकर हम स्वयं गढ़ने की कोशिश करें कि ये परिवर्तन क्यों होंगे। सिद्धांत हमारे पास नहीं है, लेकिन उस नियम को देखकर हम शायद सिद्धांत की को रिक्रिएट कर सकते हैं, उसका पुनः रचना हम कर सकते हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में वॉरेन हेस्टिंग्स और जोन्स के प्रयत्न को फिर से शास्त्र की मर्यादा स्थापित करने की श्रेणी में रखना चाहिए। मैंने पहले ही संकेत किया है कि धर्मशास्त्र में यह बोध, यह चेतना पहले से उपलब्ध है कि जब कोई राजा किसी नए क्षेत्र को हस्तगत करे तो वहां के निवासियों पर वहीं के नियम लागू करे, उन पर अपनी व्यवस्था न थोपे। पुनः धर्मशास्त्र में यह चेतना भी है, यह बोध भी है कि स्थानीय रीति रिवाजों को लिपिबद्ध करके राजा अधिकारियों से मुद्रित करवा दे, ताकि वो सर्वत्र न्यायालयों में प्रयुक्त किए जा सके। इसलिए जो प्रक्रिया रही सर विलियम जोन्स की, जो प्रक्रिया रही वॉरेन हेस्टिंग्स की, उस प्रक्रिया में मुझे दोष नहीं दिखाई दे रहा। अस्तु, पंडितों द्वारा सुझाई विधि के आधार पर यह व्यवस्था काफी समय चलती रही, किंतु इस प्रकार शास्त्रों के आधार पर न्याय व्यवस्था चलाने का यह प्रयत्न फिर धीरे धीरे विफल होने लगा, क्योंकि न्यायालय कई हो गए। अब केवल कलकत्ता नहीं रहा, कलकत्ता भी है, बंगाल कलकत्ता भी है, मुंबई भी है, मद्रास भी है, आगरा हो गया, फिर इलाहाबाद हो गया। तो ऐसे ऐसे क्षेत्र जो है बढ़ता चला जा रहा है, प्रभाव का क्षेत्र। और कम से कम 3 अदालतें तो कंपनी के ज़माने में भी थी, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। उन तीनों में अंग्रेज़ों के अधीन तीनों राज्यों में किसी भी एक ग्रंथ की मान्यता कहीं नहीं। अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के स्थानीय आचार की मान्यता थी, शास्त्र की नहीं। इसलिए अंग्रेजी अदालतों ने स्थानीय लोगों के विवादों के समाधान के लिए शास्त्र और आचार में समन्वय करने का एक अच्छा उपाय निकाला। उन्होंने क्या किया कि यदि पंडित कोई शास्त्र उद्धृत करते थे कि इस अमुक परिस्थिति में अमुक शास्त्र लागू होगा, अमुक शास्त्र वाक्य लागू होगा, तो भी वे अदालत के जो न्यायाधीश होते थे वो अनेक साक्षियों को बुलाकर ये निर्धारित करते थे, पूछते थे कि आपके यहाँ क्या व्यवस्था है। अगर वो शास्त्र की व्यवस्था आचार के अनुरूप होती थी तो वो शास्त्र के अनुसार निर्णय कर लेते थे, और अगर कहीं ऐसा नहीं होता था तो फिर शास्त्र के मुकाबले स्थानीय आचार को प्रधानता दे दी जाती थी। अब साक्षियों को बुला बुलाकर ये तय करना कि यहाँ पर कौन सा नियम चलता है, कौन सा शास्त्र चलता है, कौन सा वाक्य चलता है, ये काम स्थानीय अदालतें भी कर रही थी और इन तीनों राज्यों के मुख्य न्यायालय भी कर रहे थे। कई ऐसे मुकदमों के निर्णय मैंने देख लिए जिनमें सिर्फ इस बात की चर्चा है कि किसी स्थान पर, किसी समुदाय विशेष में किस धर्मशास्त्र का कौन सा नियम प्रचलित है। कलेक्टर ऑफ मथुरा बनाम रामलिंगा का मुकदमा 1868 में प्रिवी काउंसिल में गया। वहां मुख्य मुद्दा यह था कि मद्रास राज्य में
संतानहीन विधवा अपने पति के वारिस के रूप में पुत्र को गोद ले सकती है कि नहीं। अब पंडितों ने अपने धर्मशास्त्र उद्धृत करने शुरू किए। धर्मशास्त्र में अनेक नियम हैं। तो मुद्दा जब उठा कि संतानहीन विधवा को अपने पति के वारिस के रूप में पुत्र गोद लेने का अधिकार है कि नहीं, तो शास्त्रों की अनेकानेक पंक्तियां उद्धृत की गई। प्रिवी काउंसिल ने उन सब की चर्चा की और ये कहा कि हिंदू विधि में प्राचीन स्मृतियों की मान्यता लगभग सारे देश में है, किंतु कालांतर में उन्हीं स्मृतियों के मूल वाक्यों के अलग अलग कालों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग व्याख्यान कर दिए हैं। संभवतः यह स्थानीय आचार को ही मान्यता देने के लिए किया गया होगा। अतः प्रिवी काउंसिल ने कहा आगे, जो यूरोप के न्यायाधीश भारत में बैठकर हिंदुओं के निजी विवादों का समाधान कर रहे हैं, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो ये भली भांति जांच लें कि भारत के जिस क्षेत्र के, जिस राज्य के, जिस जिले के और जिस हिंदू जाति के वादी प्रतिवादी हैं, उनके यहाँ कौन सी व्यवस्था मान्य है। यदि उनमें से यदि कोई व्यवस्था मान्य नहीं, तो जो भी स्थानीय आचार है उसकी प्रामाणिकता शास्त्र की पंक्तियों से अधिक मानी जाएगी। ये प्रिवी काउंसिल ने निर्णय किया। पुत्रहीन विधवा के पुत्र को गोद लेने के अधिकार के विषय में प्रिवी काउंसिल ने पहले वशिष्ठ के इस नियम को धृत किया कि पति की अनुमति के बिना पत्नी न तो पुत्र गोद ले सकती है, न अपने पुत्र को किसी और को गोद दे सकती है। किंतु इस एक पंक्ति का भारत के विविध धर्मशास्त्रियों ने अलग अलग व्याख्यान किया। मिथिला के धर्मशास्त्रियों ने इसका अर्थ किया कि दत्तक पुत्र गोद लेने के समय पति की अनुमति अनिवार्य है, अतः पति की मृत्यु के उपरांत जब उसकी अनुमति ली ही नहीं जा सकती, तो विधवा को पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं रहेगा। इसके विपरीत बंगाल में इसका यह अर्थ किया गया कि यदि पति अपने जीते जी पत्नी को पुत्र गोद लेने की अनुमति दे देता है और उसके स्पष्ट प्रमाण मिल जाते हैं, तो पति की मृत्यु के पश्चात भी उसी अनुमति के आधार पर उसकी विधवा पत्नी पुत्र गोद ले सकती है। इसके विपरीत महाराष्ट्र में व्यवहार मयूख और व्यवहार कौस्तुभ ग्रंथों में वशिष्ठ की व्यवस्था का यह अर्थ किया गया कि पति की अनुमति पति के जीवन काल में आवश्यक है, अर्थात पति के जीते जी उसकी अनुमति के बिना पत्नी पुत्र गोद नहीं ले सकती। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि पति की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र गोद लेने का अधिकार नष्ट हो जाता है। यह अनुमति केवल पति के जीवन काल के लिए है। जब पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी पुत्र गोद लेने के लिए स्वतंत्र हो जाती है और विशेष रूप से उसे पति की आत्मा की शांति के लिए ऐसे बहुत से अनुष्ठान करवाने होते हैं जो पुत्र ही करता है। अतः पत्नी को पति की मृत्यु के पश्चात पुत्र गोद लेने का अधिकार है। अब इस प्रकार से स्मृतियों की अलग अलग व्याख्याएं होने के कारण अंग्रेज न्यायाधीश बहुत परेशान होते थे। सैद्धांतिक रूप से शास्त्र चर्चा करनी हो तो बात अलग है, लेकिन जब एक मुकदमा किसी न्यायाधीश के सामने आता है तो वो केवल अपने बुद्धि कौशल का प्रदर्शन करके, नाना विकल्पों का प्रदर्शन करते हुए कोरा ज्ञान नहीं दे सकता। उसे दो टूक बात करनी जरूरी है। उसे फैसला करना है कि यह संपत्ति किसे मिलेगी, और इस बात पर उस क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा हिंसा आदि भी फैलने का भय होता है। इसलिए न्यायाधीश को बहुत समझकर फैसला करना होता है। इसलिए इस मुकदमे में प्रिवी काउंसिल ने यह पता करने का प्रयास किया कि वादी प्रतिवादी मदुरई के जिस स्थान के निवासी हैं वहां क्या परंपरा है। उन्हें अनेक साक्ष्यों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उस क्षेत्र में हिंदू विधवा को पति के नाम पर पुत्र गोद लेने का अधिकार है, बशर्ते के उसे किसी सक्षम संबंधी की अनुमति मिल जाए। पति नहीं है तो सक्षम संबंधी की अनुमति मिल जाए। संयोग से इस मुकदमे में उस स्त्री ने अपने ससुर की अनुमति से पुत्र गोद लिया था, अतः उसके पति के पिता के रूप में, कुटुंब के बड़े के रूप में उनकी अनुमति को मान्यता दी गई और प्रिवी काउंसिल ने उस स्त्री के द्वारा पुत्र को गोद लिए जाने की प्रक्रिया को उचित ठहराया। अंग्रेज अधिकारियों के सामने और भी कई समस्याएं थीं। पंडित जिन शास्त्रों को उद्धृत करते थे वो अंग्रेज न्यायाधीशों की समझ में नहीं आते थे।
इसीलिए इस काल में बहुत तेजी के साथ बहुत सारे शास्त्र ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी में हुआ। इनमें कोलब्रुक का मिताक्षरा और दायभाग का अंग्रेजी अनुवाद, बुराडेल का व्यवहार मयूख का अनुवाद, सदरलैंड का दत्तक चंद्रिका और दत्तक मीमांसा का अनुवाद, विंच का दाय क्रम विभाग का, विलियम जोन्स का मनुस्मृति का अनुवाद बड़े महत्वपूर्ण रहे। तो इस प्रकार से जो धीरे धीरे पंडितों की सलाह, पंडितों के परामर्श का स्थान लिया शास्त्र के नए निबंधों ने, नए निबंधों का स्थान लिया अनुवादों ने, अनुवादों का स्थान लिया न्यायाधीशों के द्वारा किए गए निर्णयों ने। इसलिए धीरे धीरे अनेक मुकदमों में पंडितों की सहायता से किए गए निर्णय बाद के मुकदमों के फैसले का आधार बनते चले गए। अर्थात फिर आगे के फैसले शास्त्र के आधार पर नहीं हुए, अपितु अंग्रेज न्यायाधीशों के द्वारा की गई शास्त्र की व्याख्याओं के आधार पर होगा, वही प्रेसिडेंट और पूर्व निर्णयों के आधार पर किए जाने लगे। तो ये जो इस मुकदमे की मैंने अभी बात की थी मुत्तु रामलिंगा की, उसके प्रकरण में प्रिवी काउंसिल के न्यायाधीश लॉर्ड जेम्स कोलविल के निर्णय में जब वो हिंदू लॉ को उद्धृत करने लगते हैं तो किसी शास्त्र को उद्धृत नहीं करते। वो हिंदू लॉ के नाम पर दो लेखकों के ग्रंथों का उद्धरण देते हैं। एक तत्कालीन मद्रास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर थॉमस स्ट्रेंज की 1830 में लिखी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ हिंदू लॉ, तथा दूसरी कोलब्रुक की पुस्तक जो विवाद भंग अर्णव के अंग्रेजी अनुवाद की व्यवस्थाओं, जिस तो कहते हैं having thus ascertained what was the opinion of two of the highest European authorities। अब वो टू ऑफ द हाईएस्ट यूरोपियन अथॉरिटीज की बात करने लगे, न के हाईएस्ट हिंदू अथॉरिटीज, हाईएस्ट निबंधस, हाईएस्ट स्मृतिज, वो सब चिंता उनकी दूर हो गई। अब हाईएस्ट यूरोपियन अथॉरिटीज की बात आ गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद तो अंग्रेज प्रशासकों की भारत के प्रति दृष्टि ही बदल गई। अब वे निर्लज्जतया विजयी आक्रांता की भांति शासन करने लगे। तो जैसे उन्होंने संस्कृत विद्या को नष्ट कर दिया, टोलों को समाप्त कर दिया, मैकॉले ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी, अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बना दिया, ये सब जो प्रक्रम चला, इसी प्रकार से उन्होंने धर्मशास्त्र के सब प्रसंगों को खारिज कर दिया और उनके स्थान पर नए कानून बना दिए। पहले व्यापार, लेन देन, क्रय विक्रय संबंधी कानूनों में परिवर्तन किए। उससे भी पहले 1858 में सिविल प्रोसीजर कोड बना दिया, 1860 में इंडियन पेनल कोड बना दिया, 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया, 1872 में ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जैसे नए कानूनों ने धर्मशास्त्र की ये जो प्रक्रिया भाग है, क्रय विक्रय है, संविध व्यतिक्रम है, इन जैसे विवाद पदों को बिल्कुल ही निरस्त कर दिया। वैसे कुछ अपने आग्रहों के कारण और कुछ भारतीय लोगों के निवेदन के आधार पर भी निजी कानूनों में परिवर्तन किए गए। जैसे एक बड़ा ही प्रसिद्ध विषय हम जानते हैं, राजा राम मोहन रॉय के आग्रह पर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा बंगाल सती रेगुलेशन द्वारा सती का निषेध किया गया। कुछ पुराने कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि 19वीं शताब्दी तक समाज और अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आ चुके थे। नई स्थितियों से निपटने के लिए नए कानूनों की आवश्यकता थी, नई स्थितियों से निपटने के लिए नए चिंतन की भी आवश्यकता थी, और जिस आवश्यकता को हमारे प्राचीन न्याय पूरा नहीं कर पाते थे धर्मशास्त्र। एक छोटा सा मैं कहानी सी एक यहाँ पर जोड़ देना चाहता हूँ कि जो सती रेगुलेशन एक्ट आया वो राजा राम मोहन रॉय प्रिवी काउंसिल तक उसके लिए विवाद करने गए, झगड़ा करने, संघर्ष करने गए। लेकिन जो मैंने राजा राम मोहन रॉय का थोड़ा सा इतिहास देखा तो उसमें एक बड़ी रोचक बात आई कि राजा राम मोहन रॉय ने सती के निषेध के लिए जितनी भी तर्क दिए, वो ये बड़ा विषय महत्वपूर्ण है संस्कृत के छात्रों के लिए, शोध छात्रों के लिए, अध्यापकों के लिए। उन्होंने उनमें से अधिकांश तर्क
याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर के भाष्य से निकाले। विज्ञानेश्वर के भाष्य में भी स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार के विषय में विज्ञानेश्वर ने बड़ा संघर्ष किया। तो पूर्व पक्षी स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार नहीं देना चाहते थे। तो उसी संदर्भ में एक बात आई, एक तर्क ये भी आया कि स्त्री को तो संपत्ति में पति की मृत्यु के बाद संपत्ति में अधिकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्त्री के लिए तो सती हो जाना का निर्देश है। तो जब उसको सती ही हो जाना है तो वो संपत्ति लेकर क्या करेगी? इसलिए सती का नियम इस बात का प्रमाण है कि स्त्री को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वहीं से उठाया राजा राम मोहन राय ने, वहीं से उठाया विज्ञानेश्वर ने बड़ा रोचक तर्क दिया कि अच्छा मान लिया, मैंने कहा हम शास्त्र की निंदा नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि आपका शास्त्र गलत है, आपके शास्त्र में हम आपके शास्त्र को हम अग्निसात कर देंगे। विज्ञानेश्वर ने भी कहा सत्य है, स्त्री के लिए सती होने का नियम है, किंतु जरा ये बताइए कि सती होना का फल क्या है? सती होने का फल है पति लोक की प्राप्ति। और यदि स्त्री सती न हो, ये भी लिखा है, यदि स्त्री सती न हो और आजीवन तपस्विनी का जीवन व्यतीत करे और अपने बच्चों की देखभाल करे और अपने पति के सब दायित्वों का निर्वहन करे, तो उसको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वहां विज्ञानेश्वर ने यह खेल किया कि अब बताइए, पति लोक की प्राप्ति या स्वर्ग लोक की प्राप्ति उच्चतर लक्ष्य है भारतीय चिंतन में कि मोक्ष की प्राप्ति? इसलिए जो स्त्री मोक्ष की प्राप्ति करना चाहती है उसके लिए सती का विधान नहीं है। इसका मतलब सती कंपलसरी नहीं है, सती एक अनिवार्य आवश्यक नियम स्त्री के लिए नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री को तो अनिवार्यतः सती हो जाना है, विधवा को तो अनिवार्यतः सती हो जाना है, इसलिए वो संपत्ति की अधिकारिणी नहीं है। यही सारे तर्क राजा राम मोहन रॉय ने प्रिवी काउंसिल में प्रस्तुत किए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं समाज बदल रहा है, समाज की दृष्टि इस समय तक बदलने लगी है। मानव अधिकारों के प्रति, स्त्री के अधिकारों के प्रति, जातिगत प्रश्नों के प्रति एक नई चेतना आने लगी है। इसलिए भी बहुत से परिवर्तन अंग्रेजों ने किए। सारे परिवर्तनों का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन कुछ परिवर्तन करने की जो उन्होंने प्रक्रिया शुरू की, अच्छा क्या यह प्रक्रिया भारतीय व्यवहार शास्त्र के अनुकूल है कि नहीं, इस पर भी मैंने संकेत भर पहले किया कि हमारे सारे धर्मशास्त्र इस बात को मानते हैं कि राजा को नए नियम प्रवृत्त करने का अधिकार है। वैसे तो राजा को शास्त्र के अनुसार व्यवहार करना है, वैसे तो राजा को लोकाचार के अनुसार व्यवहार करना है, लेकिन देवण भट्ट ने फिर इस बात का उदाहरण दिया, और भी कई टीका निबंधकारों ने, कि कई समाजों में ऐसे बहुत से कुत्सित रीति रिवाज हो जाते हैं जिनका प्रतिषेध राजा को करना चाहिए। और उदाहरण भी उन्होंने बड़ा विचित्र है, भयंकर उदाहरण दिया है कि कुछ जातियों में स्त्रियों से वेश्यावृत्ति कराने की परंपरा है। तो क्या राजा ऐसी परंपराओं को समाज की रीति रिवाज मानकर अनुमति दे? कतई नहीं, उनका प्रतिषेध करना राजा के लिए आवश्यक है। तो जो बहुत ही कुत्सित परंपराएं हैं उनका प्रतिषेध राजा कर सकता है, ये बात हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखी है। तो इस सब पर हम विचार करके सार रूप में देख सकते हैं कि मूलतः जो व्यवस्था रही अंग्रेजों के ज़माने में, वो पहले संस्कृत ग्रंथों के आधार पर, फिर उन्हीं ग्रंथों के अनुवादों के आधार पर न्याय करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। फिर वो धीरे धीरे पूरी तरह अंग्रेजी में लिखे हुए न्यायाधीशों के निर्णयों और अंग्रेजी में लिखी हुई धर्मशास्त्र की पुस्तकों, व्याख्याओं और निबंधों के आधार पर चलने लगी। पहले धर्मशास्त्र की भाषा बदली, संस्कृत से अंग्रेजी हो गई। फिर बहुत से विषयों में धर्मशास्त्र का विषय बदल गया और उसमें आधुनिक चिंतन समाविष्ट होता गया। केवल निजी कानूनों की परिधि में विवाह इत्यादि के विषय में धर्मशास्त्र चलता रहा, उसमें भी अनेक परिवर्तन कर दिए गए। आज भी स्वतंत्र भारत में वही जो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो इत्यादि, ये सब जो नियम हैं ये काफ़ी हद तक प्राचीन धर्मशास्त्र की व्यवस्थाओं से प्रभावित हैं। लेकिन समय की आवश्यकताओं को देखते हुए पूरे विश्व में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाववश विश्व की राजनीतिक चिंतन में लोकतंत्र, एकता और समानता जैसे मूल्यों की प्रतिष्ठा के कारण व्यवहार शास्त्र की, धर्मशास्त्र की मूल व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन किए गए हैं।
आज भी भारत की संसद को ये अधिकार है, भारत के संविधान के तहत अधिकार है कि हिंदू विधि के उन प्रसंगों में परिवर्तन करें जो भारतीय संविधान की आस्था के मूल विरुद्ध हों। ये टीकाकार कह देते हैं, व्याख्याकार कह देते हैं कि हिंदू समाज ने अंग्रेजों के समय से ही उनकी सामाजिक व्यवस्था व परिवार व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को कुछ अधिक उदार भाव से स्वीकार किया है। स्त्रियों के अधिकार, संपत्ति में अधिकार के विषय में, विवाह के नियमों के विषय में जो परिवर्तन पिछले 150 वर्षों में हुए, उन्हें हिंदू समाज के उदग्र और प्रगतिशील नेताओं ने आगे बढ़ाया। आज भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सामाजिक पारिवारिक जीवन के कानूनों में अभी भी नई नई व्याख्या कर रहे हैं। इसमें मेरा निवेदन यही है कि हमारा धर्मशास्त्र स्वयं इन परिष्कारों का समर्थन करता है। हम अच्छी तरह समझ लें कि हमारा शास्त्र जड़ अपरिवर्तनीय नहीं है। यदि समाज का कोई वर्ग धर्म की किसी व्यवस्था से कष्ट भोगने को विवश होता है, तो हमारा शास्त्र आगे बढ़कर उसकी सहायता करने के अनेक मार्ग सुझाता है। इसलिए धर्मशास्त्र में परिवर्तन की दिशा के विषय में मैंने ये स्वयं किया है प्रतिपादित कि स्वार्थी, परोपजीवियों, शोषकों से दुर्बलों की रक्षा करना ही धर्म का प्रथम तत्व है।